नमस्कार, आप सभी विज्ञ साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं छायावाद के प्रश्नों पर। छायावाद युग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाला तीसरा बिंदु है, यानी कि इसके पहले भारतीय युग और द्विवेदी युग को कवर किया जा चुका है। अभी हम छायावाद के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप में आप तक पहुंचाने वाले हैं। इन वीडियोज को देखने के लिए जो कि हो चुकी हैं, उनके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक और उनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, और अगर आपके मित्र मंडली आपको यहाँ पर उनको भी कुछ वीडियोज़ के लिंक भेजने हैं तो इस वीडियो चैनल को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए हम आज के इन प्रश्नों पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है आज का, जो कि छायावाद से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहले प्रश्न रखा गया है कालावधि का। छायावाद युग की कालावधि क्या मानी जाती है? कालावधि यानी कि समय सीमा। तो इसकी समय सीमा जो मानी जाती है वो क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी समय सीमा मानी जाती है? इसका जो सही उत्तर लेंगे, सारे ऑप्शन आप देख लें, इसके बाद इसके सही उत्तर पर लेते हैं। तो सन 1918 से 1936, 1920 से 1938, 1918 से 1940, इनमें से कौन सा समयावधि जो है वो सही है? तो जो सर्वमान्य मत के आधार पर मानी जाती है वो है 1918 से 1936। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1918 से 1936। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा छायावाद की कालावधि क्या मानी जाती है? देखिए, ऊपर के प्रश्न में जो आपसे पूछा गया वो सर्वसाधारण के आधार पर है, यानी कि अगर आपसे किसी के आधार पर न पूछी जाए, किसी के द्वारा न पूछी जाए तो आप उसी समयावधि पर टिक करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा पूछी गई है, हो सकता है अगले प्रश्न में आपसे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पूछी जाए, या हो सकता है कि गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा पूछी जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को पहले उनके किसके द्वारा पूछी जा रही है उसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसके सही उत्तर तक जाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1918 से 1938। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सन 1918 से 1938 की समयावधि को डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद युग की कालावधि मानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मुकुटधर पांडे। इनकी रचनाओं में छायावाद की रचनाओं का पूर्वाभास मिलने लग जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ये एक कथन है जो कि पूछा जाता है, और इस तरह के कथन जो कि छायावाद को परिभाषित करने के लिए दिए गए हैं, उन सभी कथनों को आपको अपने पास नोट डाउन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, और इस तरह की प्रैक्टिस कर करके आप जो है इन प्रश्नों पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नगेंद्र। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्होंने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला प्रश्न है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। उपरोक्त कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, और ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में लिया है। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है वो है सी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने जो एक लेख प्रकाशित कराया था जिसका नाम उन्होंने रखा था छायावाद,
जो कि श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये पत्रिका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी और इसके अंतर्गत इन्होंने इस वाद का नाम मतलब पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आलोचक के द्वारा पूछा गया है। किस आलोचक ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नामवर सिंह। यानी इसके पहले मुकुटधर पांडे तो कवि ही, इन्होंने इसको प्रयोक्ता हैं इस शब्द के, लेकिन इसका जो प्रथम प्रयोग आलोचक के रूप में पूछा गया है वो नामवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है इनमें से कौन सी रचना? झरना। डी ऑप्शन, झरना से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। ये इसकी पहली रचना के रूप में जानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद की लिखित रचना है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर है वो है छायावाद। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण किस आलोचक ने माना है? कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है शुक्ल जी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? लघुत्रयी से प्रश्न बना है तो इसमें से 3 लोग आते हैं। त्रयी का मतलब 3 लोगों से संबंधित है, तो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो ये जो सही उत्तर है वो है, इसमें हम देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये सभी जो हैं ये इसमें माने जाते हैं लघुत्रयी में। यानी कि आपको यहाँ पर एक मैं विशेष बात बताने वाली हूँ, जो कि आप देखते हैं अक्सर पेपर में मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन लघुत्रयी वाले। फिलहाल तो इसमें आप देखिए कि ए ऑप्शन सही है, प्रसाद। यानी कि 13 में जो ए ऑप्शन है ये सही है। जयशंकर प्रसाद लघुत्रयी में नहीं आते हैं। महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और राम कुमार वर्मा आते हैं। लेकिन इसके लिए एक नोट मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर विकल्प में भगवती चरण वर्मा हैं और माखनलाल नहीं हैं तो भगवती चरण वर्मा माने जाएंगे लघुत्रयी में। कुछ लोग इनको मानते हैं और कुछ लोग माखनलाल चतुर्वेदी को भी मानते हैं। इस क्वेश्चन पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आपके पास हो सकता है इससे बेहतर कोई आंसर हो तो आप उसे ज़रूर साझा करें। फिलहाल हमारे पास यही उपलब्ध है जो कि हमने आपको प्रोवाइड कराया। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने इनमें से किसे छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने इनमें से किसे छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभाकर माचवे। डी ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। यानी नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। ये सब छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति माना है? अन्योक्ति पद्धति माना है किसने? ये किसने माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अन्योक्ति पद्धति माना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं आता है? तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में लघुत्रयी की बात की थी, अभी यहाँ बृहत्त्रयी की बात हो रही है। बृहत्त्रयी में इनमें से कौन नहीं आता है? तो इसमें महादेवी जी नहीं आती हैं, ये लघुत्रयी में आती हैं, और बाकी प्रसाद, पंत, निराला ये तीनों ही बृहत्त्रयी में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं छायावाद से संबंधित प्रश्नों को आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को यहाँ पर आंक सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को सुन करके भी आप अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः हैं। आपको पता होगा कि छायावाद के 3 कवियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा दी जाती है, जो कि क्रमशः इनमें से कौन है? प्रसाद पंत निराला, पंत प्रसाद निराला, निराला प्रसाद पंत या प्रसाद निराला पंत, इनमें से कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रसाद, पंत और निराला, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, ये कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार सिंह ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख का प्रकाशन किस वर्ष करवाया था? सुशील कुमार सिंह, जैसे कि मुकुटधर पांडे ने करा था एक लेख का संपादन प्रकाशन, वैसे ही सुशील कुमार सिंह ने हिंदी में छायावाद नाम से एक लेख जो है प्रकाशित कराया था सरस्वती पत्रिका में। ये किस वर्ष कराया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है 1920, सी ऑप्शन। सन 1920 में हिंदी में छायावाद नामक लेख सुशील कुमार सिंह ने प्रकाशित करवाया था सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, जलप्लावन की प्राचीन घटना को आधार बनाकर लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? जलप्लावन की प्राचीन घटना को आधार बनाकर के लिखा गया जो महाकाव्य है वो है कामायनी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, इनमें से हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो वो है प्रथम प्रभात, डी ऑप्शन। प्रथम प्रभात रचना जो है वो प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है, जो झरना काव्य संग्रह में संग्रहित है। अगर आपसे रचना पूछा जाए तो आप झरना को टिक करेंगे, लेकिन अगर कविता पूछी जा रही है प्रथम छायावादी कविता तो वो प्रथम प्रभात से प्रकाशित हुई थी। प्रथम प्रभात जो कि झरना काव्य संग्रह में ये रचना कविता संग्रहित है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का अर्थ अंग्रेजी में किस शब्द से जोड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, फैंटामिस्टा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गलत है, फैंट समाटा ऐसा कुछ, फैंट समेटा या फैंट समाटा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। फैंटामिस्टा यहाँ पर, लेकिन ये मिस्टेक में टाइप हुआ है। फैंट समाटा शायद यहाँ पर ये सही शब्द है जो कि इन्होंने माना है, छायावाद शब्द को अंग्रेजी में इस शब्द से जोड़ा है शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? इनमें से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो ये हैं प्रसाद, पंत, निराला, गुप्त। तो डी ऑप्शन गुप्त, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युगीन कवि हैं और प्रसाद, पंत, निराला ये सभी छायावादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है छायावाद, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी किस दर्शन से प्रभावित थे? प्रसाद जी इनमें से किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये जो सही उत्तर है ये है शैव दर्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शैव दर्शन। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से किसने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि स्वीकार किया है? आपने देखा कि ऊपर के प्रश्नों में हमने अन्य कवियों को जिनके द्वारा जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना गया उन पर चर्चा की थी। अब यहाँ पर विशेष प्रश्न है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है तो इन्हें किसने माना है? तो ये माना है इलाचंद्र जोशी ने। 27 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर इलाचंद जोशी और गणपत चंद्रगुप्त, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में गणपत चंद्रगुप्त मिले तो उन दोनों ने ही जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? मूल चेतना जो छायावाद की है वो किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? इसका जो सही उत्तर है वो है मानवीकरण, बी ऑप्शन। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है। प्रकृति को मानवीकरण के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस शब्द समूह से छायावाद की मूल चेतना अधिक व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, मुकुटधर पांडे का लेख छायावाद शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था?
तो ये पत्रिका थी बी ऑप्शन, श्री शारदा। श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे का लेख जो है वो जबलपुर से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका श्री शारदा में 1920 में छपा था। 1920 में ये लेख छपा था। माफ़ी चाहती हूँ, ऊपर के इस क्वेश्चन में, इस तरह से संबंधित क्वेश्चन में हमने श्री शारदा का जो प्रकाशन स्थान था उसको शायद मिर्ज़ापुर बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। जबलपुर इसका सही प्रकाशन स्थान है। तो उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज करें, उस वाले प्रकाशन स्थान को। यहाँ पर जो है जबलपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी। 1920 में श्री शारदा पत्रिका में छायावाद नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था मुकुटधर पांडे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? ये किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अभिव्यंजना का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अभिव्यंजना का जो मिलता है उत्कर्ष, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। और प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? इसका सही उत्तर है अभिव्यंजना। तो इस तरह के प्रश्नों को पाने के लिए, इस तरह के प्रश्नों के सही उत्तर को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे निवेदन भी करती हूँ कि बाकी मित्र मंडली में भी इन वीडियोज़ को शेयर करें और भी लोगों के साथ साझा करें, जिससे कि काफ़ी लोग चैनल पर बन सकें। जो कि व्यूज़ 50, 60, 70 आते हैं, इससे मन भी नहीं लगता वीडियो बनाने में। जब हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं तभी मन करता है। आप भी जानते होंगे बखूबी, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे कोई भी इनकम नहीं होती है। जो भी हम कर रहे हैं ये बस सिर्फ और सिर्फ चैनल को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। हमारा चैनल जो है अभी ग्रो ही कर रहा है, लेकिन आगे की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम इसको आगे बंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बढ़ाते रहना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सी वीडियो जो बनाने वाले लोग हैं वो अपना रोना रोते हैं कि हमारी कमाई का जरिया मात्र एक ये है, हम जो है इसके सिवा और कहीं से हमारा कोई संसाधन नहीं है जिससे अपने परिवार की आजीविका चला सकें। ऐसा हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा। आपने हमारी किसी वीडियो में ऐसा नहीं देखा होगा। इस तरह का जो है एक प्रकार का लोगों के साथ इमोशनल खेल खेलना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी है बिल्कुल सत्य है और एकदम स्पष्ट है। कुछ भी मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए मैं बार बार आपको आभार व्यक्त करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, बिल्कुल बस मैं इसी पर डिपेंड हूँ और आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक के जो है मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी जानते हैं 73% लोग जो है मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते। इसका पूरा डाटा मेरे YT स्टूडियो से मुझे मिल जाता है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियोज़ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बस मैं निवेदन कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे मोटिवेशन मिलता है इस तरह से चैनल पर आगे काम करते रहने का। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैं मतलब इसी पर आश्रित नहीं हूँ। मैं अपने परिवार की आजीविका बहुत अच्छे से चला रही हूँ और इसके सिवा बात आजीविका की नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट है, जैसे अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं कि आप हर वीडियो में बोलती हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे आपको क्या मिलता है। तो भाई बस मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे मिलता है मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन ज़रूरी होता है वीडियो बनाने के लिए। वरना तो आप हताश और निराश हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा बनाने का, जब 50, 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग देख रहे हैं, इसको क्या मतलब है बनाने का। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हमने इस सीरीज को शुरू किया है जो कि TGT PGT पर डिपेंडेंट है पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के, तो इसके सभी प्रश्नों को हम आप तक पहुंचाएंगे। आप चाहे एक व्यूज भी ना दें, एक लोग भी इसको ना देखें, फिर भी हम इस पूरे कोर्स को यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलेगा और अपने आप को अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं बार बार ऐसा कहती हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो इसको नज़रअंदाज करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। और अगर मैं इसको दोबारा से बोल रही हूँ तो आप इसको नज़रअंदाज करें। और फिलहाल सोमवार से शनिवार जो है ये क्लास 9 बजे अपलोड की जाती है। अगर आपको इस टाइम में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना टाइम भी बता सकते हैं कि हमें किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। अगर टाइम से रिलेटेड कोई इश्यू है तो ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियोज़ को चेंज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं फिर से 9 बजे। आप सभी का इंतज़ार रहेगा और बहुत बहुत आभार लास्ट तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।